आम आवाम के मन में एक सवाल है। सवाल कि हम सुरक्षित कैसे हैं? क्या इसे सुरक्षित कहते हैं? नहीं। तो देखिए, अभी और भी है हमारी इस फहरिस्त में अपराध की खबरें। देश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और इन घटनाओं में इजाफा बेइंतहा हो रहा है। जिस तरह देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे तो लगता है कि आज देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर सन 2012 की बात करें तो भले ही ये साल हमसे आज विदाई मांग रहा हो, लेकिन इस साल ने जख्म के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए साल कैसा रहा तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बलात्कार के मामले हर तरफ से आए हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर ख्वाब के खौफ में जीता हरियाणा या कोलकाता के गांव हो। तो दिन बढ़ती जा रही सभ्य समाज की ये विभत्स घटनाएं एक अलार्म है महिलाओं के साथ हो रहे यौन अपराध की घटनाओं। यौन अपराध की घटनाओं के विरुद्ध एक सशक्त मुहिम की जरूरत है। जी हाँ, 1.2 अरब की जनसंख्या वाले इस देश में बलात्कार सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराधों की श्रेणी में शामिल है। हालांकि बलात्कार करने वालों के खिलाफ मृत्युदंड जैसी कड़ी सजा तक पर कई बार विचार और बहस की गई है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके। स्थिति यह है कि एक भारतीय महिला के साथ बलात्कार होने की आशंका पिछले 2 दशक में दोगुनी हो गई है, जबकि अपराधी को दंडित किए जाने या न्याय मिलने की दरें नीचे गिरती जा रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं। यह सीधा अर्थ है, भारत औरतों के लिए खतरनाक या जोखिम भरा देश है। फिर चाहे वो ख्वाब के खौफ में जीते हरियाणा के गांव हों या तरक्की पसंद और स्त्री शक्ति के प्रति पश्चिम बंगाल के महानगर हों, बलात्कार और यौन अपराध इन सब की वास्तविकता है। वैसे ही जैसे सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता इस देश की संस्कृति की वास्तविकता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि हर 20 मिनट में भारत में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। हर तीसरी पीड़ित कोई बच्ची होती है। ये आंकड़े साल 2011 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित हैं। वहीं पर न्याय की प्रक्रिया का हालात यह है कि 4 मामलों में से केवल 1 मामले में ट्रायल हो पाता है, जिसमें कई बार सालों लग जाता है। पिछले 2 दशक में मामलों के लंबित पड़े रहने की दर में काफी इजाफा हुआ है। पहले यह दर 78% थी, जो आज 83% है। बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। पिछले साल वहां रेप के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। हरियाणा की स्थिति बेहद बुरी है। पिछले 1 महीने के अंदर वहां दर्जन भर रेप के मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। अगर आंकड़ों से आगे बढ़कर सोचें और देखें, एनसीआर भी केवल उन मामलों की बात करती है जो पुलिस तक आते हैं, जबकि अधिकारी खुद स्वीकार करते हैं कि इनसे हटकर एक बड़ी संख्या उन मामलों की है जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का तो यह भी कहना है कि कई मामलों में पुलिस खुद नहीं दर्ज करती। पुलिस पीड़ित को डराती है या धमकाती है या फिर मनाकर अपना काम चलाती है। वहीं बलात्कार के मामले में इस बार अगर हरियाणा में देखा जाए तो इस साल अब तक हरियाणा में रेप के 507 मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पिछले साल इतने ही समय में इन मामलों की संख्या 567 थी। सन 2011 में पूरे 12 महीने के अंदर 723 मामलों की रिपोर्ट अब तक दर्ज की गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं रेप की उन घटनाओं पर जो 2012 में हुई और मीडिया की सुर्खियों में छाई रही। 7 अक्टूबर दिल्ली पीतमपुरा में एक डॉक्टर ने घर में रहने वाली घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार किया। 24 सितंबर दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 छात्राओं को एक पार्टी में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला करके बलात्कार किया गया। 25 सितंबर कोलकाता 18 महीने की एक मासूम बच्ची के साथ जबरन बलात्कार किया गया। 9 सितंबर हरियाणा 16 साल की दलित किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और इस घटना का एमएमएस बनाकर सरेआम कर दिया गया। 9 अगस्त मुंबई पेशे से वकील 25 साल की पल्लवी को वडाला स्थित फ्लैट में सुरक्षा गार्ड को मार डाला, क्योंकि वकील कई दिनों से पल्लवी के साथ बलात्कार करना चाहता था और वह उसका विरोध करती थी। 11 अगस्त फरीदाबाद दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाली 21 वर्षीय लड़की के साथ 8 युवाओं ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया और उसे जबरदस्ती कार के अंदर खींचकर बंद कर दिया। 15 जून कर्नाटक, यहाँ पर भी अपने बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 14 जून पटना, एक स्कूली छात्रा के साथ उसके बॉयफ्रेंड और दूसरे सहपाठियों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना का उन्होंने एमएमएस बनाकर सरेआम कर दिया। 13 अप्रैल दिल्ली, एक 14 साल की लड़की के साथ उसके मालिक ने रेप किया।
5 फरवरी कोलकाता, 37 साल की महिला के साथ बंदूक दिखाकर एक आदमी ने जबरन बलात्कार किया। यह घटना कोलकाता के पब में हुई। एक तरफ दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद से पूरा देश उबाल खा रहा था और जनता सड़क से लगाए संसद तक पर मुहिम जारी रखी हुई थी। ऐसे में अचानक एक और गैंगरेप का मामला सामने आया दिल्ली से। जी हाँ, रात के समय 26 तारीख को तकरीबन 12 से 2 बजे के आसपास एक महिला ने वाहन चालक से लिफ्ट मांगा। महिला के हाथ देने पर गाड़ी रोक ली गई और चालक ने महिला को गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद से चालक महिला को एक सुनसान स्थान पर लेकर गया, जहां पर पहले से ही घात लगाए 2 युवकों ने मिलकर के महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। जी हां, रात भर लुटती रही उस 42 वर्षीय महिला की आबरू और बेखबर रही सुरक्षा का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस। एक तरफ बस में हुए गैंगरेप के बाद से पूरा देश वी वांट जस्टिस के नारे से गूंज रहा था, तो वहीं पर इस महिला की चीखें शायद इस नारे के आगोश में दब गई और दिल्ली पुलिस के कानों तक नहीं गई। बहरहाल रात में हुए इस गैंगरेप के बाद से पीड़ित महिला ने सुबह होते होते नजदीक के ही कालकाजी पुलिस थाने में जाकर के अपने साथ हुए गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस से गुहार लगाई कि उसे इंसाफ दिया जाए और दोषियों को कड़ी सजा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब ये वाकया हुआ उस समय दिल्ली पुलिस ने भी बयान जारी किया था कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी बस स्टैंडों पर अतिरिक्त व्यवस्था तैयार कर दी गई है। सवाल ये उठता है कि कब तक यूं ही सरेआम लूटी रहेगी महिलाओं की आबरू। सच में इस साल ने बहुत जख्म दिए महिलाओं और देश की आवाम को। शायद आज सभी यही कह रहे होंगे कि फिर से ये दौर ना आए। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। आज ये साल हमसे भले ही गुजरता जा रहा है और नए साल की दास्तान लिखने को तैयार है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो अभी भी पुराना और नया दोनों बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड की। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जिससे आज हमारे देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है और भली भांति जानता और पहचानता है। जी हाँ, इस केस को सालों बीतते जा रहे हैं पर अभी तक आरुषि को सही प्रकार से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तारीख पर तारीख मुकम्मल करता जा रहा है, तो वहीं आरुषि के माता पिता यानी कि तलवार दंपत्ति अभी तक सदमे और मुफलिसी के साए में अपने जीवन को काटने पर लचर दिख रहा है और मजबूर है। शायद इस साल के दिन भी कम पड़ जाएं आरुषि को इंसाफ दिलाने के लिए। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस केस का अंत कब होता है और आरुषि के गुनाहगारों को कब सजा दी जाती है। ये साल और ये दौर भले ही गुजरा जा रहा है पर हमारे जख्मों को अभी भी हरा भरा छोड़ता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब की। इस साल ने जाते जाते हमारे दामन से कसाब नाम के दाग को भी लेता गया, जिसने पूरी मुंबई की आवाम को एक ऐसा जख्म दिया जिसे भरना शायद आज भी मुश्किल है। बहरहाल देर से ही सही पर हमारी सरकार ने इस दोषी को फांसी की सजा बामुकम्मल की और अजमल कसाब को मुंबई की पुणे की यरवड़ा जेल में सुबह होते होते फांसी दे दी गई और इस तरह से एक आतंकी के युग का भी अंत कर दिया गया। सन 2012 में इस कसाब नाम की खूब धूम रही और ये धूम सिर्फ इसे फांसी दिलाने के लिए की गई थी। बहरहाल आज कसाब का हिसाब पूरा हो चुका है। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन एक ऐसा नाम जिसे आज देश का हर बच्चा जानता है। अमेरिका के ऊपर हमला करने के बाद से यह शख्स मीडिया जगत में अपने आप सुर्खियों में छा गया।
ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बड़े ही दिमागी खेल की राजनीति से मात दे दी। आपको बता दें कि ये वही ओसामा बिन लादेन की हम बात कर रहे हैं जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवाया था और लाखों अमेरिकियों की जान ले ली थी। आपको बता दें कि अमेरिका में हुए इस हमले से लाखों लोगों की जानें गई थी और कई लोग बेघर हो गए। ओसामा को अमेरिकी सैनिकों ने उसी के घर में घुस करके मारा और पूरे विश्व के लिए एक मिसाल पेश की कि किस तरीके से दुश्मनों को सजा दी जाती है। बहरहाल इस तरह से 2012 में अमेरिका के गुनाहगार को उसके गुनाहों की सजा भी दे दी गई। छठ एक ऐसा त्योहार है जो हजारों हिंदुओं की भावना का एक अनोखा संगम एक साथ दिखाता है। लेकिन इस बार जो छठ पर्व का त्योहार रहा, लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं पटना की, जहां पर छठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिसे बिहार और पटना में लोग बड़े ही धूमधाम और खुशी के साथ मनाते हैं। लेकिन इस बार ये खुशी बिल्कुल मातम में बदल गई। शाम को अर्घ्य देने के दौरान घाट पर इतनी भीड़ जुटी थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। इसी भीड़ में बिजली के तार के ऊपर एक शख्स का पैर पड़ गया, जिससे उसे करंट लग गया और इस अफवाह की भगदड़ भीड़ में करीब 15 से 20 लोगों की मौत की खबर सामने आई और ज्यादा से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जी हाँ, इस त्योहार में मची भगदड़ में कई लोगों ने अपने अपनों को खो दिया और आज तक वो गम के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे देश भारत में गुनाहों की कमी नहीं है। बेशक कोई गुनाह करता है तो कोई गुनाह करवाता है। कुछ इसी गुनाह की दुनिया से संबंधित नाम पौंटी चड्ढा का भी आता है। और पौंटी चड्ढा ये वो शख्स हैं जिनके रुतबे और रौब और पैसे से इनके गुनाहों की दुनिया चलती थी। लेकिन जिस तरीके से पौंटी चड्ढा की हत्या कर दी गई, उस पर विश्वास करना भी दुर्लभ लगता है। शराब के बड़े कारोबारी पौंटी चड्ढा की दिल्ली में हत्या कर दी गई। हत्या की वजह दोनों सगे भाइयों में आपसी विवाद का होना बताया गया। आपको बता दें कि मशहूर शराब के कारोबारी पौंटी चड्ढा की मौत उनके ही फार्म हाउस पर दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई। पौंटी चड्ढा ऐसे शख्स थे जो फिल्म जगत से लगाए राजनीतिक गलियारों तक में अपनी पैठ बनाए हुए थे। लोग इनके रसूख के गवाह हुआ करते थे। बहरहाल साल 2012 ने जाते जाते इस मशहूर कारोबारी को भी अपने दामन में समेट लिया। एक मशहूर शराब के व्यापारी की भी मौत हो गई। साल 2012 विदा हो रहा है, लेकिन ऐसे कई मामले साल 2012 में देखने को मिले हैं जो मीडिया में बखूबी सुर्खियां बटोरने का खूब काम किए हैं। ऐसा ही एक मामला गीतिका शर्मा खुदकुशी का है, जो देश के चारों ओर चर्चा का विषय बना रहा साल 2012 के लिए। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की एयरलाइंस कंपनी में काम कर रही एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने खुदकुशी कर ली। गीतिका शर्मा ने खुदकुशी करने के बाद उसको उकसाने का आरोप पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर लगाया था और गीतिका के परिवार वालों ने इस मामले में गोपाल कांडा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसके चलते गोपाल कांडा को गिरफ्तार करने की मांग भी तूल पकड़ ली थी। और फिर 10 दिनों तक फरार होने के बाद पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था और कई दिनों तक लगातार गोपाल कांडा से पूछताछ जारी रही। बदस्तूर गोपाल कांडा को सीबीआई ने अपने चंगुल में जकड़ लिया और लगातार गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में जांच चलती रही। फिलहाल ये मामला गुजरते साल के साथ ठंडे बस्ते में पड़ता दिखाई दे रहा है। अखिलेश गुप्ता, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद सरकार नजरें कैसे मिलाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल हमारे जहन में भी है और आपके जहन में भी है। लेकिन इसी सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं यहीं पे। जय हिंद।